नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं 3 ईयर्स कोर्स में, 5 ईयर्स कोर्स में जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आने वाले 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में जो पेपर कोड LB 402 है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, संविधान का जो आपका पर्चा होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके सिलेबस की बात कर लें तो आपकी 4 यूनिट में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के सवाल हैं और फंडामेंटल राइट का मतलब चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से लेकर के और आगे तक। फंडामेंटल राइट के बाद हम उसी के अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और थोड़ा सा पोर्शन सोशल जस्टिस का है। तो इन चारों में आपको प्रियम्बल, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, स्टेट के डेफिनेशन के बारे में, कैसे स्टेट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स की जस्टिसिएबिलिटी क्या है, और उसके बाद जो डॉक्ट्राइन्स ढेर सारे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर हो गया, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 13 क्लॉज 1, तो संविधान के पूर्व की विधि और संविधान के बाद की विधि में अंतर क्या है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है जिसको युक्तियुक्त निर्बंधन का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरियंस है, मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण का जो मामला है, EP रोयप्पा का केस जिसमें आप पढ़ते हैं, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस का सिद्धांत है, और उसके बाद फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत, और आर्टिकल 32 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, DPSP फंडामेंटल ड्यूटी जो सोशल जस्टिस। तो अगर हम इस पूरे सिलेबस के आधार पर आपके सवालों की अगर बात करें तो जो सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेट के बारे में। और स्टेट में आपको स्टेट की डेफिनेशन पढ़नी होती है कि स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल है, और जब आप स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल है पढ़ते हैं तो उसमें आप पाते हैं लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी के बारे में। लोकल अथॉरिटी तो चलिए ठीक है, एक बार समझ में आता है। अदर अथॉरिटी के पोर्शन को लिखने के लिए आपको ढेर सारे केस लॉज की ज़रूरत होती है, और कई बार इस प्रकार से भी सवाल पूछा गया है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय राज्य है, क्या किसी भी ऑफिस के बारे में पूछा सकता है कि क्या ये राज्य है। तो प्रयास ये करिए कि जो अदर अथॉरिटी का सिद्धांत है और अदर अथॉरिटी में शामिल होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कब कहेंगे कि LIC राज्य है या नहीं है, कब कहेंगे कि सहारा राज्य है या नहीं है, कब कहेंगे BCCI राज्य है या नहीं है, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो स्टेट आर्टिकल 12 को कायदे से पढ़िए, और स्टेट किस प्रकार से इन्फोर्समेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करता है इसको ध्यान से देख करके आइए। उसके बाद हम अगर दूसरा सवाल देखें तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो राइट टू इक्वलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि समता के अधिकार के अंतर्गत कुछ वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण वर्गीकरण जो है ये युक्तियुक्त होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरियंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के मनमानेपन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो राइट टू इक्वलिटी में समता के अधिकार में किस प्रकार से युक्तियुक्त निर्बंधन का, युक्तियुक्त वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है, और किस प्रकार से EP रोयप्पा और ढेर सारे केस हैं जहाँ पे एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरियसनेस की बात की गई है। संविधान की पूर्व की विधियाँ मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और संविधान के बाद की विधियाँ माने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इनका मतलब क्या होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ जो आपके अंदर इसमें सिलेबस में है, डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी और वेबर। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब कि किसी भी कानून में यदि कुछ ऐसी बात है कि जो संविधान के किसी जो फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन है उस पर वो भारी पड़ रही है, उस पर वो नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको उससे सीवर करके पढ़ा जाए, उससे उसको पृथक करके पढ़ा जाए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का मतलब त्याग करने से है कि आप क्या फंडामेंटल राइट को त्याग कर सकते हैं या नहीं। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब परछाई से है, ग्रहण के सिद्धांत से है। तो जब आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल आपके लिए बहुत वो ज़रूरी हो जाते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो आज की डेट में कुछ डेरोगेटरी है, आज की डेट में कुछ ऐसा है जो इन द वायलेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस पर उतने हिस्से पर एक्लिप्स का सिद्धांत लग जाएगा, उतने पर माना जाएगा कि छाया पड़ी हुई है, उसको निरर्थक मान लिया जाएगा, उसको निष्प्रयोज्य मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार के सिद्धांत भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है फंडामेंटल फ्रीडम्स को लेकर के है। फंडामेंटल फ्रीडम जो आपके पास 6 हैं, उनमें से जो ऊपर की 3 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं उनको कायदे से पढ़िएगा, और ये भी पढ़िएगा कि उसमें किस स्थिति में उसमें अपवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा सवाल आपका जो है वो DPSP की जस्टिसिएबिलिटी से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वैध होने से है, और उसका DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फंडामेंटल राइट से जो रिलेशन है कि
क्या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विवाद की स्थिति उत्पन्न अगर हो जाए तो दोनों में से भारी कौन रहेगा? क्या डीपीएसपी को तवज्जो दी जाएगी अधिक या फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी? किस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चीज़ कही गई थी कि डीपीएसपी भारी पड़ेगा, और कब कहा गया कि नहीं फंडामेंटल राइट भारी पड़ेगा, और कब कहा गया कि दोनों में सामंजस्य बिठा के रखने की ज़रूरत है? तो डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में कायदे से आप उसका रिलेशन देख करके पढ़ करके आइएगा। अगला सवाल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 पढ़िएगा, और उसमें ढेर सारे मतलब 5 जो रिटें हैं, सर्सियोररी है, को वारंटो है, इस प्रकार की जो 5 रिटें हैं, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, उनको पढ़िएगा। और ये पढ़िएगा कि उनके ग्राउंड्स क्या हैं, किस ग्राउंड पर वो रिट जारी होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, उसमें जुडिशल रिव्यू भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, किस प्रकार से न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए किसी निर्णय पर, किसी कानून पर अपनी राय दे सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी आपको पढ़ करके आना है। अगला सवाल जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि जो निवारक निरोध अधिनियम है उसके अंतर्गत उसकी पॉलिसी क्या है, मतलब वो क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में जो बोर्ड बनता है उनमें लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, क्या किसी सामान्य से अपराध में, क्या किसी हल्के अपराध में, क्या किसी एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी को दी जा सकती है तो एक बार में कितने महीनों के लिए दी जा सकती है, बोर्ड में कौन लोग होते हैं, किस प्रकार से बोर्ड का गठन होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पॉलिसी है उसके बारे में और जो उसका सेफ गार्ड है दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक न्याय क्या है, अगला सवाल है कि सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। और जब आप सामाजिक न्याय की अवधारणा पढ़ते हैं, जब आप कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है इंद्रासानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। तो मंडल कमीशन की शुरुआत से लेकर के, मंडल कमीशन के बनने से लेकर के उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी अनुशंसा जो थी, क्या वो लागू हुई थी, क्या वो अक्षरशः लागू हुई थी या नहीं लागू हुई थी। तो मंडल कमीशन केस को एक निबंध के तौर पर भी पढ़िएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को निबंध के तौर पर पढ़िएगा, और देखिएगा कि प्रियम्बल में कौन से जस्टिस की बात की गई है और यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात की गई है, तो आपस में क्या संबंध है, वहाँ पर प्रियम्बल आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगला सवाल अगर देखें तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से किसी एक वर्ग को यदि आरक्षण दिया जा रहा है तो अन्य वर्ग के साथ तुलना में देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन तो किया जा रहा है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो जो अंतर किया जा रहा है वो उस वर्ग विशेष को संरक्षण देने मात्र के लिए किया जा रहा है ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो। सोशली एजुकेशनल और बैकवर्ड क्लासेस का मतलब क्या होता है, SEBC जिसको हम बोलते हैं। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन करके किसी को प्रोटेक्ट किया गया है, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, सिद्धांत का मतलब क्या है, क्या ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, क्या ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्या ये आर्टिकल 15 के खिलाफ है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो अंतिम सवाल है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आर्टिकल 21 का जो एक बड़ा एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन किया है न्यायपालिका ने, बहुत ढेर सारे केसेस में राइट टू लाइफ में राइट टू स्लीप को शामिल कर लिया गया, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को शामिल कर लिया गया, राइट टू प्राइवेसी को शामिल कर लिया गया। तो जिस प्रकार से आर्टिकल 21 का राइट टू लिवलीहुड को शामिल कर लिया गया, ढेर सारा एक बड़ा उसमें ढेर सारा केस लॉस के माध्यम से उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। और आर्टिकल 21 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 21 माने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उस राइट टू लाइफ के सकारात्मक निर्वचन ने आपको बहुत ढेर सारे अधिकार दिए हैं, हमें बहुत ढेर सारे अधिकार दिए हैं। तो आपको जो उसका एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, वो पढ़ करके आना है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल 12 से शुरू करके, स्टेट से शुरू करके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आपको फंडामेंटल राइट, उसके आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इस प्रकार से अपनी तैयारी करके आनी है। जो निबंधात्मक प्रश्न है वो सोशल जस्टिस पर एक निबंधात्मक प्रश्न के तौर पर पूछा सकता है आपसे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में एक निबंधात्मक सवाल पूछा सकता है। केस लॉज की अगर बात करें तो केस लॉ, जैसे आपको फंडामेंटल फ्रीडम्स लिखनी है, आपको DPSP की जस्टिसएबिलिटी लिखनी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में लिखना है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर केस लॉज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो केस लॉज से लैस होकर के आइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आर्टिकल 12 से लेकर के और करीब 51 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के और करीब 51 तक आपको खूब कायदे से पढ़ना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो भी LLB सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। अगला जो आपका पेपर है उसके पहले मैं आपका वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।